आप सभी को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। ऑन है, आवाज आ रही है? ऑन है, ऑन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और पुलिसिंग के लिए 3 आधार स्तंभ जो हैं वो निश्चित किए हुए हैं। अपराध और अपराधी, और विशेष तौर पर जो संगठित अपराधों को करने वाले अपराधी हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की अप्रोच। दूसरा, नागरिकों पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर सेवाएं और बेहतर जन शिकायत का निस्तारण। और तीसरा, कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अप्रोच। इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर पूरे वर्ष भर में एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने के फलस्वरूप इन सभी पर एक बेहतर प्रदर्शन सामने आया। मैं इन पर बारी बारी से बताऊंगा। इनको अचीव करने के लिए, उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए हमने अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी काफ़ी ध्यान दिया, जिसमें विशेष रूप से ट्रेनिंग पर काफ़ी ध्यान दिया गया। बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उचित लोगों को उचित जगह पर पहुंचाया गया। टेक्नोलॉजी का काफ़ी बृहद स्तर पर इस्तेमाल किया गया और वेलफेयर मेजर्स अपने पुलिस परिवारों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मैं सबसे पहले जो अपराधियों के प्रति जो कार्रवाई, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके विषय में बताना चाहूँगा। नीति का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। जो दुर्दांत अपराधी हैं, मतलब साल भर में नॉर्मली यूपी पुलिस करीब 7 लाख अपराधियों को अरेस्ट करती है। जो अपराधी मतलब जो आपके अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट करती है, और इसमें से कुछ अपराधी जो दुर्दांत टाइप के होते हैं, जिनकी अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, वो पुलिस को देखकर जब अरेस्ट करने जाती है तो वो कभी कभी फायर भी करते हैं या अपने पुलिस के साथ मुठभेड़ होती हैं। इस प्रकार की घटनाएं इस साल में 48 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जो कि पिछले 7-8 वर्षों में सबसे अधिक नंबर है। इससे पुलिस का मनोबल और पुलिस का ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सामना करते हुए उनको गिरफ्तार करना, ये इसकी भावना परिलक्षित होती है कि पुलिस का मनोबल भी ऊंचा बढ़ा है और पुलिस ने किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे अधिकारियों ने आगे बढ़ते हुए साहस का परिचय देते हुए ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, संगठित अपराधियों को के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त जो ऑपरेशन कन्विक्शन है, जो पिछले करीब 3-4 साल से चल रहा है, उसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन को एक सुनियोजित ढंग से चलाते हुए 1 जुलाई 2023 से अभी तक कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराया गया है। 1,25,985 अपराधियों को दोषी सिद्ध कराया गया है, जिनमें से 79 अपराधियों को मृत्युदंड और 10,414 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित कराया गया है। ये इन अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विभाग का, अभियोजन विभाग का एक समवेत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का परिणाम है, जिससे कि इतनी अधिक संख्या में अपराधियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर न्यायिक कार्रवाई कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण की हुई प्रभावी कार्रवाई के बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अगर हम 2017 के सापेक्ष देखें तो डकैती में 91% की 91% की कमी आई है, लूट में 84% की कमी आई है, हत्या में 46% की कमी आई है, गृहभेदन में 14% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 53% की कमी आई है। ये इस बात को दर्शाता है कि सुनियोजित ढंग से किए जा रहे कार्य उनका ना सामने आई है। आपको जब ये एनसीआरबी 2023 का आंकड़ा जारी हुआ था, उस टाइम वो शेयर आपके साथ किया गया था।
भारतवर्ष के क्राइम रेट 270.3 के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट है 181.3 है। देश में उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान है, यानी कि क्राइम के मामले में कई सारे प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। डकैती में 36वां ऑलमोस्ट लास्ट स्थान है, मतलब सभी प्रदेशों में सबसे कम डकैती की घटनाएं प्रति लाख दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में। लूट में 26वां और हत्या में 29वां स्थान है। हम लोग लगातार समाज में इन अपराधों को, इन अपराधियों को इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में और अपराधों को कम करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही हुई कॉन्फ्रेंस में इसी भावना के तहत अपने पुलिस कर्मियों को अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने में और अधिक सम्मिलित करते हुए यक्ष ऐप का उद्घाटन कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यक्ष ऐप का उद्घाटन किया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन ऐप है जिसमें AI का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब हमारे प्रदेश का प्रत्येक जवान, प्रत्येक सिपाही जो थानों में लगे हुए हैं, उनका अपनी अपनी बीट में जो जो अपराधी निवासित कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अपराध कहीं पर भी किया हो, उसके बारे में उनकी सूचना उनके फिंगर टिप्स पर होगी। यानी कि अगर हजरतगंज थाने में कल कोई अपराध होता है और उसका एक अपराधी हरदोई का किसी थाना क्षेत्र का है, दूसरा अपराधी सुल्तानपुर का किसी थाना क्षेत्र का है, या इसी तरह से अलग अलग अपराधी हैं, तो हजरतगंज में उस क्राइम के वर्कआउट होते ही हरदोई, सुल्तानपुर के जो बीट के सिपाही हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली और तत्काल ये सूचना पहुंच जाएगी, उनके ऐप में अपडेट हो जाएगा कि आपके यहाँ का रहने वाला फलाना अपराधी ने हजरतगंज में क्राइम किया है। तो अब जो एक हमेशा समस्या रहती थी कि जो निवासित अपराधी कहीं और के हैं, अपराध कहीं और हो रहा है, तो वो समस्या को दूर करने के लिए हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बाकी जो विशाल हमारा पुलिस बल है, उसमें प्रत्येक जवान की जो इसमें बीट के कार्यों में संलग्न है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट वीक से शुरू कराई जाएगी। इसी श्रृंखला में साइबर अपराध के विरुद्ध भी एक सुनियोजित ढंग से कार्रवाई शुरू की गई। और साइबर अपराध, जैसा कि आप जानते हैं कि अब समाज में एक बड़े स्तर पर प्रवेश कर चुका है। कोविड के बाद से जो हमारा एक आदत है नागरिकों की, सभी लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में मोबाइल और कंप्यूटर और ई-कॉमर्स वो एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए हैं। तो उस लाइफस्टाइल के चलते जो ऐसे कुछ व्यक्ति जो इन माध्यमों से अपराध करते हैं, उनकी संख्या में भी और इससे जुड़े हुए अपराधों में भी वृद्धि हुई है। इस बात को पहचानते हुए विगत 7-8 वर्षों में पहले 2 थानों से 18 थाने साइबर थाने और फिर 18 साइबर थानों से 75 साइबर थाने प्रदेश में बनाए गए। अब इसी सुविधा को और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क को सुदृढ़ किया गया है। प्रत्येक साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मचारी, उनको ट्रेनिंग दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 लोगों को साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमारे जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। इसका एक मुख्य जो एक मापदंड है, वो मापदंड ये है कि जो भी साइबर अपराध, खासतौर से फाइनेंशियल साइबर अपराध में जो पैसा ठग लिया जाता है, उसमें से कितना पैसा हम फ्रीज करा पाते हैं। इसके लिए जो 2 माध्यम हैं, NCRP और 1930, इस पर जो हमारे नागरिक पीड़ित जो है वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और इसमें वर्ष 2025 में इस साल करीब 325 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई है। ये जो धनराशि का प्रतिशत है, ये भी पिछले साल के 11% से बढ़कर के 24% हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द मनी जो पीड़ितों का साइबर अपराधों के माध्यम से लूज होता है, उसको हम लोग सफलतापूर्वक फ्रीज कराने के लिए सक्षम हो गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वो नागरिकों की अवेयरनेस है। अवेयरनेस में 2 मुख्य बातें हैं।
अव्वल तो साइबर अपराध का शिकार ना बने, उससे कैसे बचे, और दूसरा अगर साइबर अपराध के शिकार हो ही गए हैं तो जल्दी से जल्दी 1930 पर सूचना दें। चला रहे हैं, मैंने स्वयं 11 रेंजेस में वीसी के माध्यम से करीब हर जगह पर 700-800 हज़ार लोगों की सम्मेलन करके उनको संबोधित किया है। हमने अपने यहाँ पर एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। वो विशेषज्ञ सभी जगह पर जा करके लोगों को इस बारे में सजग कर रहे हैं। उससे पहले वहाँ पर जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, व्यापारी संगठन हैं, जनता के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो लोग हैं, उन लोगों को एकत्र करके पहले से निर्धारित तिथि पर उनको एकत्र करके उनका दिन भर का सेशन चलता है। इसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है किस प्रकार से साइबर अपराध से बचा जा सके। इसी क्रम में वर्ष 2025 में हमने करीब 77,621 मोबाइल नंबर को फ्रीज कराया, ब्लॉक कराया है, और 17,692 हैंडसेट्स यानी IMEI को ब्लॉक कराया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है और एक सुनियोजित ढंग से कार्य करते हुए, एक योजना के तहत कार्य करते हुए, लोगों को ट्रेन करते हुए इस अचीवमेंट तक पहुंचा गया है। NCRB 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों में दोष सिद्धि का दर जो है वो 87% है। देश में राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 40% है। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध में दोष सिद्धि का दर 87% है, जो यहाँ पर हो रही इन्वेस्टिगेशंस की क्वालिटी को शो करता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उनका कन्विक्शन कोर्ट में प्राप्त हो रहा है। अपराध और अपराधियों और खासतौर से संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे पहलू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें वर्ष 2025 में 331 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और मेन बात यह है कि ऐसे सभी अपराधों में फाइनेंशियल और सप्लाई चेन दोनों के ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखा गया है। और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो सीजर हो रहे हैं उनकी मात्रा बड़ी है। इसके अलावा NSA की तर्ज पर ही एक प्रावधान होता है जिसको पिट NDPS बोलते हैं। ये एक लीगल प्रावधान है। इसमें NSA की तर्ज पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जाती है। गत वर्ष के ऐसे 5 मामलों के सापेक्ष इस वर्ष 15 मामलों में पिट NDPS की कार्रवाई की गई है। और कुल मिलाकर के जो NDPS के विभिन्न धाराएं हैं जिसमें संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई होती है, उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आया है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। और गत वर्ष के 1 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष इस वर्ष करीब 16 करोड़ की धनराशि, 16 करोड़ से कुछ अधिक की धनराशि इस बार जब्त की गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में STF स्पीयरहेड करता है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। उनके द्वारा उनके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई को उनके द्वारा जो संगठित अपराध हैं, चाहे वो गौ तस्करी के हों, चाहे वो NDPS के हों, चाहे वो और अन्य प्रकार के अपराध हों, उन सभी अपराधों पर STF के द्वारा बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की गई है। और कई मामलों में STF के हमारे अधिकारियों के साथ में बदमाशों ने एनकाउंटर हुआ है, जिसमें वो बदमाश मारे भी गए हैं। आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों एक बरेली में वाकया हुआ था जिसमें दूसरे प्रदेश से आए हुए कुछ ऐसे अपराधी जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की श्रेणी में बताते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर वसूली की कार्रवाई के भय पैदा करने के उद्देश्य से वहाँ पर फायरिंग की गई। STF ने 3 दिन के अंदर उसको वर्कआउट करके और जो बदमाश थे उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। यातायात यातायात के 2 पहलू हैं। यातायात बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे आज की सोशल लाइफ में, हमारे आज की नॉर्मल लाइफ में। इसके 2 मुख्य बिंदु हैं, एक जो हाईवेज पर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक जो शहर के अंदर जाम होता है। इन दोनों बिंदुओं पर अलग अलग रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ है। जो हाईवेज पर एक्सीडेंट्स होते हैं, खासतौर से फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इसमें जो ऐसे कॉरिडोर्स छांटे गए हैं जो क्रिटिकल कॉरिडोर्स हैं, इन क्रिटिकल कॉरिडोर्स में यूपी में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटलिटीज़ होती हैं। ऐसे 233 और उन्हीं कॉरिडोर्स के सापेक्ष जो हैं वो
जो थाने उन रोड्स पर पड़ते हैं वो क्रिटिकल थानों में की श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे 233 क्रिटिकल थानों को चिन्हित किया गया है और 89 क्रिटिकल कॉरिडोर्स को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर भी एक सुनियोजित तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि ये कार्रवाई को अभी शुरू हुए मात्र 2 महीना हुआ है और 2 महीने में ही दुर्घटनाओं की संख्या में करीब 11.7% की कमी आई है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है क्योंकि पिछले 10, 12, 15 सालों में जहां एक और वाहनों की संख्या बढ़ रही थी, रोड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रही थी जिससे कि वाहन ज़्यादा स्पीड में चल रहे थे और इन सब कारणों के सम्मिलित कारणों से वाहन का बढ़ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंग्स करके इस बात पर चिंता व्यक्त की कि किस प्रकार से इन एक्सीडेंट्स को, फैटेलिटीज को कम किया जा सकता है। 2 महीने के शॉर्ट पीरियड में ये योजना नवंबर से शुरू हुई है। ये जो 10 प्राथमिकताएं थी हमारी, उसमें भी ये एक पार्ट था, तो उसमें ये पिछले 2 महीने से शुरू हुई है और इसमें 11.7% तो दुर्घटनाओं में कमी आई है। फैटेलिटीज की संख्या में भी 6.01% की कमी आई है और घायलों की संख्या में भी 7.12% की कमी आई है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इसको हम लोग और अच्छी तरीके से, अभी तो हमने सिर्फ ये इन्हीं क्रिटिकल कॉरिडोर्स और क्रिटिकल थानों में ही शुरू कराया है, इसको फिर हम पूरे प्रदेश व्यापी सभी थानों में और सभी रोड्स पर इसको शुरू करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संख्या में और कमी आएगी और जो एक एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं उनमें भी कमी आएगी। इस वर्ष एक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की गई है, अवैध धर्मांतरण और गौ तस्करी। इसमें ये देखा गया, जब इसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशंस की गई, कुछ मामलों में एसटीएफ ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, कुछ मामलों में जिला पुलिस, अलग अलग जिला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये देखा गया कि ये स्पोरेडिक इंसिडेंट नहीं है। इनके पीछे पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, इनके पीछे पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फॉर्म में फाइनेंशियल एविडेंसेस मिले जिसमें ये फाइनेंशियली सेंट्रल रूप से कई जगह पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे मामलों में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो कि गो तस्करी के मामलों में, अवैध धर्मांतरण के मामलों में लिप्त थे और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको करा रहे थे। और इस दौरान करीब अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में 475 प्रकरण पंजीकृत कराए गए और करीब 855 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गो तस्करी की घटनाओं में भी इस साल कुल 1197 अभियोग पंजीकृत कराए गए और करीब 3128 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से कई अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 73 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त किया गया। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने वाले इन क्राइम्स के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें कई मामलों में एसटीएफ के द्वारा और कई मामलों में जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो कन्वेंशनल क्राइम है, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, इन सब में भी करीब 28 करोड़ 69 लाख रुपए के वाहन, जो जिसमें करीब 8,543 दोपहिया वाहन और 911 चार पहिया वाहन बरामद किए गए। और इन अपराधों में जो लूटी गई या चोरी की गई या नकबजनी के द्वारा ली गई संपत्ति में से करीब 52 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी और 58 करोड़ से ज़्यादा की कैश अन्य संपत्ति बरामद की गई है। तो इसमें भी एक प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है। अब मैं दूसरे स्तंभ के पर आता हूं, जिसमें नागरिकों का निस्तारण। पिछले 5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को शामिल करते हुए विभिन्न विभागों के समवेत प्रयास से किया जाने वाला अभियान है। इस वर्ष का नवाचार इसमें यह रहा है कि प्रत्येक थाने पर इसमें मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। मिशन शक्ति केंद्र बनाने से 2 फायदे हुए हैं। एक तो सामान्यतः किसी भी थाने पर जब कोई इस तरह का प्रकरण आता है तो जो नॉर्मल जो एसएचओज होते हैं उनके सामने अलग अलग प्रायोरिटीज रहती हैं। किसी टाइम किसी क्राइम की प्रायोरिटी रहती है, किसी टाइम कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी रहती है, किसी टाइम कहीं वीआईपी की प्रायोरिटी रहती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मामले
उतनी प्रायोरिटी के साथ डील नहीं हो पाते हैं जो प्रायोरिटी इनमें होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए यहाँ मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिनका 24/7 365 डेज सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही उनकी प्रायोरिटी है। इसके साथ ही साथ उनके काम का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले जहां पर पुलिस थाने में एफआईआर से चार्जशीट तक की कार्रवाई होती थी, अब एफआईआर से पहले की अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैंड होल्डिंग, डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से उनका समन्वय कराना, काउंसलिंग कराना, फीडबैक लेना, तमाम कई सारे एस्पेक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं। और इन सब का नतीजा ये निकला है कि अगर हम 3 महीने, अभी ये हमारा शुरू हुआ है सितंबर से शुरू हुआ है, अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो शारदीय नवरात्रि में शुरू हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद के 3 महीने का क्राइम अगर देखें एज कंपेयर टू उसके जस्ट पहले के 3 महीने के, तो इस इंटरवेंशन से मतलब हालांकि ये कभी उसका उद्देश्य नहीं रहा कि इसका कि क्राइम की संख्या, मतलब सोचा भी नहीं गया था कि क्राइम की संख्या इससे चेंज होगी। मेन पर्पस यही था कि जो हमारे नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, उनको बेहतर सेवा या बेहतर सर्विस मिल पाए। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि अपराधों की संख्या में बहुत कमी आई। ऐसे अपराध जिसमें सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि अपराध तो कम हो ही नहीं सकते क्योंकि सामाजिक अपराध हैं, तो अवेयरनेस फैलाने से, घरों तक जाने से, करीब मेरे ख्याल से 1.5 लाख चौपालें की गई हमारे कर्मियों के द्वारा इस दौरान 3 महीने में। तो जो अवेयरनेस जो फैली, लोगों को बताया गया इन सब चीज़ों के बारे में, उसकी वजह से बलात्कार के मामले में 33% की कमी आई है इसी 3 महीने में एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स। महिलाओं और बच्चों के 363 जो पहले बोलते थे, अपहरण के मामले में 17% की कमी आई है। दहेज हत्या जैसे मामले में भी, जो कि टोटली सामाजिक अपराध है, 12.96% की कमी आई है। और घरेलू हिंसा के मामलों में 9.5% की कमी आई है। और इसके साथ ही साथ कंप्लेंट्स की संख्या में कमी आई है। ऐसा नहीं कि मुकदमे कम दर्ज हुए, जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे विभिन्न माध्यम है, IGRS है, CM हेल्पलाइन है, उनमें भी महिला संबंधी अपराधों के कंप्लेंट्स में भी कमी आई है। तो इससे ये शो होता है कि ये एक जो 360 डिग्री उसके साथ में विचार के साथ में ये एक जो नया इंटरवेंशन किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला और बाल सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसके कारण समाज में भी जहां एक और संतुष्टि का लेवल बढ़ा है, वहीं ऐसे अपराधों में भी कमी आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक केंद्र इस IT SSO पोर्टल में पूरे देश भर के जो महिला अपराध होते हैं उसमें की गई कार्रवाई अंकित की जाती है, वो सेंट्रली उसको मॉनिटर किया जाता है। तो IT SSO पोर्टल में भी जो प्रभावी अनुश्रवण रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें बलात्कार और पॉक्सो के निस्तारण दर यानी डिस्पोजल रेट में 98.90% के साथ यूपी नंबर 1 पर है पूरे कंट्री में। यहाँ पेंडेंसी रेट मात्र 0.20% है, यानी निर्धारित अवधि में हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो रही हैं और आगे का जो उनका कन्विक्शन हो रहा है वो मैंने आपको बताया कि उसमें ऑलरेडी यूपी नंबर 1 पर है। दूसरा आयाम जो है वो बेहतर पुलिस सेवाओं का है। उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी समय से यूपी कॉप के बैनर, यूपी कॉप के ऐप के द्वारा काफ़ी सालों से प्रचलित है। यूपी कॉप के उसके द्वारा पोर्टल के द्वारा करीब 27 नागरिक सेवाएं देती है। इन 27 नागरिक सेवाओं में कई सारी सेवाएं, जैसे आपका किराएदारी सत्यापन, टेनेंट सत्यापन, नौकर सत्यापन, परमिशंस, वेरिफिकेशंस, तमाम तरह की सेवाएं उसमें हैं, FIR की कॉपी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें भी अब हमारे 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हो गए हैं, उन्होंने इनको डाउनलोड किया है और 2.25 करोड़ से ज़्यादा FIR डाउनलोड और बाकी चीज़ों का पंजीकरण हुआ है। और इसका लगातार हेडक्वार्टर लेवल पर इसकी क्वालिटी में और इसके समयबद्धता में इसका अनुश्रवण कराया गया, तो ये देखा गया कि औसत समयावधि जो 23-24 के मुकाबले टेनेंट वेरिफिकेशन 24 दिन की जगह मात्र 4.1 डे का इसका एवरेज टाइम घट के रह गया। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन 12 दिन की जगह लगभग 4 दिन, और इवेंट रिक्वेस्ट, कोई भी इवेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट उसका थाने से लगती हैं, वो भी 34 दिन से घट करके 9.63 डेज रह गया। तो यूपी कॉप की सर्विसेज की क्वालिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। उन सबको समायोजित करते हुए आगे आने वाले वर्ष के लिए हमारी कार्य योजना
1 तारीख से पहले ही तैयार है। उस कार्य योजना के तहत कई सारे उसके बिंदु हैं, जिसमें प्रशिक्षण का, मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण का हमारा विशेष महत्व है। प्रशिक्षण के बाद ही हमारे जो कर्मी हैं वो अपना आउटपुट और बेटर ढंग से दे पाएंगे। इसमें प्रशिक्षण पर और कार्य किया जाएगा। यक्ष ऐप जो अभी लॉन्च हुआ है, इसके प्रशिक्षण पर कार्य किया जाएगा। थाना स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनको भी, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। साइबर संबंधी जो प्रशिक्षण है उसमें नेक्स्ट लेवल का, उसमें कई सारे लेवल हैं, तो नेक्स्ट लेवल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और बाकी बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ष में जो 3 हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो शुरू हुई हैं इस साल, एक मिशन शक्ति केंद्र की, एक साइबर अपराध में कई सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के, और दुर्घटनाओं में कमी के लिए ZFD, ये तीनों योजनाओं को और बेहतर और विस्तार के साथ इसको क्रियान्वित किया जाएगा। साइबर अपराधों के लिए विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि साइबर और AI का उपयोग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी योजना है, बड़े स्तर की योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, जिससे कि हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वप्रथम स्थान पर रहे ऐसे अपराधों से निपटने के लिए। फॉरेंसिक्स के लिए ऑलरेडी 16 फॉरेंसिक लैब्स पर कार्य चल रहा है या वो क्रियाशील हैं, और प्रत्येक जनपद में फील्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्यों के एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है। उन फील्ड यूनिट पर बेहतर ढंग से ट्रेंड लोगों को शामिल किया जा रहा है। जो हमारे न्याय संहिताएं हैं, नई वाली न्याय संहिताएं हैं, उनमें 7 साल से ऊपर की सजा वाले सभी मामलों में 100% एविडेंस कलेक्शन का एक मैंडेट है। उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए हमारा लक्ष्य है, इसमें शायद 27 तक इसको पूरे देश भर में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है। हमारा लक्ष्य है कि हम उससे 1 साल पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और सभी ऐसे मामलों में क्वालिटी और चेन ऑफ कस्टडी के को ध्यान में रखते हुए ऐसे एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाने हैं उनको कलेक्ट करेंगे, और FSL में उनका स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए इनका प्रॉपर फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन किया जाएगा। इन 60,000 कर्मियों के आने के बाद थानों के सुदृढ़ीकरण, बैरक्स की उपलब्धता, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पहले से चिन्हांकन, इस पर भी कार्य शुरू हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए हमारे कर्मी आएंगे, दे विल प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, एंड जिस लेवल और क्वालिटी और स्तर की सुविधाएं और सेवाएं हम अभी दे पा रहे हैं, उससे और बेहतर सेवाएं हम लोग दे पाएंगे। इतना मुझे कहना था। धन्यवाद। लागू होने के बाद क्या कुछ मदद मिली है कोर्ट में शासन करने में या अपराध रोकने में? देखिए, BNS में बहुत सारे प्रावधान हैं। BNS के बहुत सारे प्रावधान जो हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, पूरी न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए, खासतौर से ट्रायल के एस्पेक्ट पर, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की टाइम लिमिट्स बताई गई हैं। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रांसमिशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, उन ट्रांसमिशंस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए पूरी व्यवस्था पूरे देश में बनाई जा रही है और बनाई गई है। और उसके बाद ट्रायल में वो मामलों में डिले ना हो, उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो स्पीड है वो और बेटर हो गई है। हम लोग ये देख रहे हैं कि करीब 45,000 मामलों में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, VC के जरिए बयान कराए गए हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि करीब 67% मामलों में जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए गए हैं और उनको अपलोड किया गया है। तो बहुत सारे मामलों में जो पहले फिजिकली काम होते थे वो अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहे हैं। जब पूरी तरीके से CCTNS और ICJS की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उसमें जो ये इन्वेस्टिगेशन की केस डायरीज का प्रोसिक्यूशन पर जाना, डॉक्टर्स की रिपोर्ट का IO के पास आना, यहाँ से प्रोसिक्यूशन से कोर्ट में जाना, इन सब चीज़ों में जो पहले महीनों लगते थे उसमें अब सेकंड लगेंगे। तो जो पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था में और स्पीड आएगी, जिससे कि पूरे जो ये इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। यही केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का यही उद्देश्य भी है। तो उस पर काम चल रहा है और काफ़ी हद तक काम हो गया।